चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गया है। सीट शेयरिंग से आरजेडी खफा है। कांग्रेस और जेएमएम मनाने में जुटी हुई है, लेकिन आरजेडी मानने को तैयार नहीं है। पार्टी 12 से 14 सीट पर दावा ठोक रही है। गठबंधन में घमासान पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। देखिए रिपोर्ट। की कगार पर महागठबंधन, सीट शेयरिंग से आरजेडी नाराज। सोमवार को अपने प्रत्याशियों को सिंबल देगा आरजेडी। 23 अक्टूबर को चतरा से रश्मि प्रकाश करेंगी नॉमिनेशन। 24 अक्टूबर को गढ़वा से नॉमिनेशन करेंगे गिरिनाथ सिंह। झारखंड में महागठबंधन टूट के कगार पर है। सीट शेयरिंग से आरजेडी के नेता नाराज हैं। पार्टी 19 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। महागठबंधन की तरफ से 12 से 14 सीट मिलती है तो पार्टी स्वीकार करेगी, नहीं तो अकेले चुनाव लड़ेगी। सूत्रों की माने तो आरजेडी सोमवार को अपने प्रत्याशियों को सिंबल भी देगी। 23 अक्टूबर को चतरा से मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश नामांकन करेंगी। वहीं 24 अक्टूबर को गढ़वा से गिरिनाथ सिंह नामांकन करेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि सोमवार 11 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा। जहां जहां हमारे कैंडिडेट रनर अप रहे 14-19 और जहां हाल के दिनों में एक अट्रैक्शन हुआ, एक आकर्षण बढ़ा है, वहां हम आएंगे। और मैं समझता हूं कि आज की रात तक तमाम हम लोगों के बीच के भी फैसले होंगे। क्योंकि नॉमिनेशन का प्रोसेस है तो अब एक दिन से ज्यादा तो इंतजार नहीं होगा। कांग्रेस जेएमएम के विधायकों को आरजेडी ने दिखाया आईना। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने दिखाया आईना। कांग्रेस जेएमएम के विधायक बिकने गए थे कोलकाता। हमारे विधायक पर एक उंगली तक नहीं उठा। हमारी वफादारी पर सवाल न उठाए काके रोड। कई विधायक हिलने डुलने लगे। हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी। कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डोल रहे हैं? कोई कलकत्ता में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया। तो ये प्रतिबद्धता थी कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। उधर झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महागठबंधन से आरजेडी नाराज नहीं है। मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। मीडिया के माध्यम से बात आ रही है तो मुझे पता नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूं कि कोई नाराजगी नहीं है। कल ही बात हुई है, खूब प्रेम से बात हुई है, खूब मोहब्बत के साथ बात हुई है। सब लोगों ने एक साथ चाय नाश्ता किया है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाहर क्या चलता है, अंदर क्या होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। महागठबंधन में रार पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता विजय चौरसिया ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी में स्वाभिमान बचा नहीं है। आप सम्मान की बात है राजद वालों की, कि राजद अपने कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, अपने संगठन की सुनते हैं कि ये पिछलग्गू बनके समर्पित हो जाते हैं जेएमएम में। अब कुछ यही हाल कांग्रेस का भी। आप जानते हैं कि कांग्रेस अब चाहे किसी भी राज्य की बात करें, कांग्रेस हमेशा पिछलग्गू बनकर के ही चुनाव लड़ी है, क्षेत्रीय दलों के पीछे पीछे घूमती है। तो कांग्रेस में तो आप सम्मान बचा नहीं। अब राजद वाले क्या करते हैं ये अभी देखना दिलचस्प होगा। महागठबंधन में 11 सीट आरजेडी और लेफ्ट के लिए जेएमएम और कांग्रेस ने छोड़ा है। आरजेडी 12 से 14 सीटों पर अड़ा हुआ है। अब देखना है कि आरजेडी की डिमांड को सहयोगी दल कैसे पूरा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो महागठबंधन में क्या दरार पड़ गया है? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि आज आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम ऐसी बातें कही जो शायद महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता इसे पसंद ना करें, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता। लेकिन आज जो उन्होंने बात कही, कोलकाता कांड का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा हम तो महागठबंधन को इंटैक्ट रखना चाहते थे। कांग्रेस और जेएमएम के ही विधायक थे जो इधर उधर घूम रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा जनाधार 22 सीटों पर है, कम से कम 12 सीट, यानी 12 से कम पर आरजेडी को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और एक और बात, 11 बजे यानी सोमवार को दोपहर 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक यह घोषणा हो जाएगा कि आरजेडी के कितने उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं।
हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको अपने पैनल से परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। संजय जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और परवाज खान जी हमारे साथ आजसू पार्टी से जुड़े हैं। परवाज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय लाल भी लाइव जुड़े हुए हैं। अजय लाल का पहले रुख करते हैं। अजय, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब नोटिस आया, जब पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आरजेडी करने वाली है और लगा कि बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आज, लेकिन मूल बातें जो कही गई आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा की ओर से कि वो नाराज हैं, दावेदारी उनकी 22 सीटों पर है। हालांकि ये कह रहे हैं कि 12 से 13 पर भी मान जाएंगे, लेकिन गुस्सा पूरी तरह से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांके रोड और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ बातें कही हैं, बताएं दर्शकों को। देखिए आयुष, पहली बार राजद ने कोलकाता कांड पर सवाल उठाया है। यह कांड जब हुआ था, जब इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और उनके एक और सहयोगी नमन विक्सल कोंगाड़ी जी, विल्सन कोंगाड़ी, ये जब तीनों कोलकाता में कैश के साथ पकड़े गए थे, उस वक्त भी राजद ने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया था जिस भाषा का प्रयोग आज राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने किया। इसका मतलब यह हुआ कि मन में खटास इस कदर है कि अब राजद कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। और आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो लालू प्रसाद ने बिहार में अपने प्रत्याशियों को धड़ाधड़ सिंबल बांट दिया था और लोगों ने नामांकन भी कर दिया था। बाद में कांग्रेस को समझ आया कि बात बिगड़ गई है, फिर डैमेज कंट्रोल हुआ। बिल्कुल उसी लालू फॉर्मूले पर कल से राजद सिंबल का वितरण करेगा और अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर देगा। जो 2, 4, 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर सीधा फाइट दिख रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र जहां से मिथिलेश ठाकुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, हेमंत सोरेन सरकार में वो पेयजल मंत्री भी हैं। अब उसी सीट पर 24 अक्टूबर को गिरिनाथ सिंह ऐलान कर दिया है बजाप्ता। न्यूज 11 के कैमरे में उनके लोगों ने कहा, गढ़वा के जिला अध्यक्ष है सूरज कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन 24 अक्टूबर को गिरिनाथ सिंह जी नॉमिनेशन करेंगे गढ़वा विधानसभा सीट से। इसका मतलब यह हुआ कि सीधे सीधे मिथिलेश ठाकुर को चुनौती देने की कोशिश। अब इसको क्या माना जाए? कई बार होता यह है कि रिश्ते में इतनी ज्यादा खटास हो जाती है कि परिवार के लोगों में बातचीत बंद हो जाती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता। बिल्कुल उसी तर्ज पर सिर्फ तलाक की घोषणा नहीं हुई है, बाकी सारा जो कुछ होता है हो गया है। राजद ने आज वह सब कुछ कह दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस के लोगों को, जो अब तक पर्दे में थी। कोलकाता कांड की तरफ इशारा करने का मतलब यह हुआ कि आपके यहाँ दागियों की भरमार है, दागी विधायक हैं आपके यहाँ, और हमारे यहाँ इकलौता विधायक था, किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। खटास इस कदर हो गया है कि ऑफ द रिकॉर्ड राजद के बड़े नेता है भोला प्रसाद यादव, उन्होंने कहा कि अब किस मुंह से कॉम्प्रोमाइज करने जाएं, किस मुंह से हम समझौता करने जाएं। मुख्यमंत्री आवास पर मुझे दुत्कारा गया था, कल परसों की बात है। और सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर था कि मीटिंग में यह कहा गया कि राजद की औकात झारखंड में 4 विधानसभा सीटों से ज्यादा का नहीं है। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब राजद के बड़े नेता तेजस्वी यादव राजधानी रांची के एक होटल में मौजूद हैं। यानी कि उनके इशारे के बगैर इतनी 40 चीजें तो नहीं हो सकती। कोलकाता कांड का जिक्र कर देना, यह कह देना कि आपके विधायक बिकने चले गए थे, हमने तो गठबंधन को सहेजने की कोशिश की, हम चाहते हैं कि लंबी उम्र हो गठबंधन की। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैंने कहा कि लगभग 18 ऐसी सीटें हैं जिस पर सिंबल बटना शुरू हो जाएगा कल से, और गठबंधन हो ना हो अब राजद इसकी चिंता नहीं करेगा। क्योंकि बार बार होता यह है कि राजद का जो वोट है, राजद का जो कैडर वोट है, वो तो कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर चला जाता है। लेकिन राजद का यह मानना है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का
जो कैडर वोट है वो राजद को नहीं मिल पाता। यानी कि मन में खटास है, ये खटास मुझे नहीं लगता कि अब किसी तरीके से दूर होने वाली है। हो सकता है कि बहुत बात बिगड़ जाए तो हो सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें उसके बाद, लेकिन अब तक की जो स्थिति है, राजद के दिल में खटास है, घाव इस कदर है कि शायद ही कोई मरहम इस जख्म को भर पाएगा। आयुष, चलिए कुछ ही घंटों का इंतजार है, तस्वीरें साफ हो जाएंगे। अजय बने रहिएगा हमारे साथ। हम कांग्रेस का रुख करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, देखिए लगातार ये बातें आ रही थी, आरजेडी में नाराजगी, आरजेडी में नाराजगी। आप लोग भी ये कह रहे थे कि ये बातें हवा हवाई हैं, लेकिन आज आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा जी ने तस्वीरें साफ कर दी। उन्होंने कहा कि हम यूं तो हमारा जनाधार 22 सीटों पर है, लेकिन फिर भी 12-13 मिले तो हम मान जाएंगे। 5-6 से बात इस बार नहीं बनने वाली। हमने पिछली बार भी त्याग किया था, इस बार लड़ाई के मोड में, और सीधे तौर पर आपके विधायकों पर आरोप लगा है। क्या एक साथी आप लोगों से मुंह मोड़ता नजर आ रहा है? गठबंधन की राजनीति में एक बात है जिसको आप भी जानते हैं कि हर राजनीतिक दल अपने प्रभाव को, अपने राजनीतिक प्रभाव को जब भी चुनाव होता है उसको वो दर्शाता है। एक तरीके से उसको कहते हैं सीटों का आकलन करके, सीटों का आकलन के बाद सीटों की मांग करता है और जानता है वो कि अगर इस हस्तक्षेप को अगर वो छोड़ देता है तो फिर अगले चुनाव में उसको ये अवसर मिलेगा। तो राजनीति में चुनाव लड़ना राजनीतिक पार्टी की सक्रियता को बनाए रखता है, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखता है, संगठन को जिंदा रखता है। आरजेडी निश्चित तौर पे यह प्रयास कर रहा है कि इस गठबंधन में उसको तीसरे नंबर पर भी इतनी सीटें मिले कि उसके अपने प्रभाव क्षेत्र में कम से कम उसकी जितने प्रत्याशी हैं संभावित, उनको सीट मिले। हम लोगों को जो जानकारी मिली है वो भी विश्वस्त सूत्रों से कि एक और फॉर्मूले पे विचार हो रहा है कि अगर 7 सीट के अलावे और सीट नहीं दे पाते हैं हम, तो राजद के उम्मीदवारों को हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सिंबल पर भी लड़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार गठबंधन में किया गया है और ये कोई नई बात नहीं होगा, कोई नया प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि उद्देश्य एक ही है कि जितने ये समान विचारधारा वाले पार्टी हैं, सामाजिक न्याय के धरोहर और धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले पार्टी का जो एक सामाजिक जो एक बनावट है उसको हम लोग मजबूत रखें झारखंड में और किसी तरह का बिखराव नहीं हो। तो मेरा ये मानना है कि 11 बजे कल जो एक समय दिया गया राजद की तरफ से, उसके पहले इसका समाधान निकल जाएगा 100%। आप कह रहे हैं समाधान निकल जाएगा। यहां आरजेडी के कई ऐसे नेता जो घोषणा कर चुके हैं कि 24 तारीख को 23 तारीख को हमारे उम्मीदवार बकायदा जाकर नामांकन दाखिल करेंगे। चतरा से अगर बात कर लें तो मौजूदा मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश नामांकन करेंगी और 24 तारीख को यानी 24 अक्टूबर को पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह नामांकन करेंगे। वो फैसला ले चुके, हम इस पर बात करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि इंडी गठबंधन हो या एनडीए हो, बातचीत चल रही है। बातचीत छोटा सा हस्तक्षेप कर लेते हैं। जी बिल्कुल। आधिकारिक तौर पे अभी राजद के ना तो राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से ये कहा गया है कि कौन कौन प्रत्याशी कहां से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। ठीक है, उनके समर्थक ये कह रहे हैं, जितने भी नेता नामांकन करेंगे उनके समर्थकों का ये बयान सामने आया, बाकायदा हमने अपने दर्शकों को सुनाया। फिलहाल हम भी तो सूत्र के हवाले से बता, चलिए भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं हम। फिलहाल देखिए लगातार ये बातें हो रही थी, अब तो पूरी तरह से खटास निकलकर सामने आने लगी है। जहां आप लोग एक तरफ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर चुके हैं, एक तरफ कांग्रेस सीईसी की बैठक आज शाम 6 बजे होने वाली थी, पोस्टपोन होकर कल यानी सोमवार शाम 7:30 बजे तक चला गया। आरजेडी इधर पूरी तरह से गुस्से के मूड में, खटास है आरजेडी में। आरजेडी कह रही है 12 से 13 नहीं तो कम पे तो नहीं मानेंगे। देखिए, एनडीए और इंडी में यही बेसिक डिफरेंस है। हम जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप चलते हैं, जो जनता चाहती है वो उसके अनुरूप चलते हैं। उसके जरिए अगर कोई सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता हो, सीट स्वैपिंग की आवश्यकता हो, सीटों में कोई कॉम्प्रोमाइज की आवश्यकता हो, तो हमारे जितने घटक दल हैं बड़े हृदय से इस बात को सहर्ष स्वीकार करते हैं। आप देखें, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ने मन बनाया था, मैं बता रहा हूँ, अब तो चूंकि सारे सीटें घोषणा हो गई कि हम 72-71 के बीच में लड़ेंगे, लेकिन हमें अपने एलाइज को अकोमोडेट करना था, तो हम 68 सीटों पर आ गए। और अभी भी गुंजाइश है कि एक आध सीटों की स्वैपिंग हो जाए, जैसी बातें चल रही हैं। एक आध उम्मीदवार इनके हमारे सिंबल पे भी लड़ रहे हैं
आजसू ने भी ज्यादा बड़ा लक्ष्य तय किया था। लेकिन इस जो झारखंड के इतिहास की जो कहते हैं कि सबसे करप्ट सरकार, जिसके ऊपर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा, उसको हटाना जो था वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 थी, हमारे गठबंधन के सभी एलाइंस पार्टनर की। इसलिए आयुष आप देखेंगे कि झारखंड के इतिहास का एनडीए का इतना शक्तिशाली गठबंधन कभी नहीं बना। जदयू भी हमारे साथ है, लोजपा भी हमारे साथ है, आजसू भी हमारे साथ है। देखिए पहले जब हमारे इस सीटों का फॉर्मूला तय हो रहा था, ये कह रहे थे आजसू नहीं मानेगी 20 सीटों से कम पर। जब हम लोगों ने घोषणा कर दी आजसू के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो ये देखिए ये तभी भी आशावान थे। इन्होंने कहा कि साहब लोजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी। आज तो लोजपा ने अपने विधिवत जनार्दन पासवान जी को सम्मिलित करा लिया, अब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिया हम लोगों के साथ ज्वाइंट रूप से। इन्होंने कहा कि नहीं साहब, अब जदयू तो अभी तक नहीं आई, जदयू ने तो उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। हमने लगभग 2-3 सीटों को छोड़कर सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और ये जो भी है अलायंस का पेच नहीं इनका सुलझ पा रहा। देखिए हमने तो बहुत बार एक फॉर्मूला सुझाया है इनको कि जिसकी जितनी लूट में हिस्सेदारी उसकी उतनी सीटों पर भागीदारी। साहब डिसाइड कर लो ना, 5 वर्षों में जेएमएम ने कितना लूटा, कांग्रेस ने कितना लूटा, आरजेडी ने कितना लूटा, उसी हिसाब से सीटें बांट लो। तो उस हिसाब से तो जेएमएम को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, कांग्रेस को थोड़ी कम, और आरजेडी के एक ही मंत्री थे तो उनको जाहिर तौर पर कम मिलना चाहिए। इस फॉर्मूले को अमल करना चाहिए था इनको। लेकिन ये लोग अभी भी देखिए, इनके लिए व्यक्तिगत आकांक्षा, व्यक्तिगत अभिलाषा, अपने पार्टी के लिए ज्यादा सीटें इकट्ठा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनता की भलाई के लिए ये क्या करेंगे, अभी तक इनकी कोई घोषणा सामने नहीं आई है। जनता के लिए इनकी क्या सोच है, ये कुछ अभी तक उस पर डिस्कशन ही नहीं हो रहा। कौन सा अब ज्यादा सीटों पर काबिज होगा, जनता तो बेचारी सेकेंडरी हो गई है। और हमारा मानना है कि जिस तरीके से आज राजद ने इनको शीशा दिखाया, और इनके प्रवक्ता ने तो कह दिया राजद के कि हमारे विधायकों की निष्ठा पर कभी प्रश्न नहीं उठा। वो दूसरी बात है कि चारा घोटाला बिहार में हुआ, जॉब्स, लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ, उसमें पूरा लालू कुनबा जो है वो कटघरे में है। लालू प्रसाद को तो 5 केसेस में सजा हुई, लेकिन झारखंड में उनका कहना था कि हमारे विधायकों की निष्ठा पर कभी प्रश्न नहीं उठा, ना ही हमारे विधायक कभी कटघरे पर रहे। उल्टा उन्होंने कहा कि साहब सत्ताधारी गठबंधन के दूसरे दलों को देखिए, कलकत्ता ये बिकने गए थे। अब बिकने जैसा शब्दों का प्रयोग किया। और मैं अभी अजय लाल जी आपके सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट को सुन रहा था, उन्होंने कहा, भोला यादव जी ने कहा कि मुझे इंसल्ट किया गया एक तरीके से सीएम हाउस में। वो तो 22 सिंबल लेकर उनका 2-3 दिन से बयान आ रहा है। मैं आपको रोकूं और अब ये आपको बता दूं कि लगातार ये कह रहे हैं आरजेडी के नेता कि सुदिव्य कुमार सोनू, जो कि जेएमएम के गिरिडीह सदर से विधायक, उन्होंने कहा कि आरजेडी की 4 सीटों से ज्यादा पर लड़ने की औकात नहीं। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। यह आरोप बार बार आरजेडी के नेता लगा रहे हैं। देखिए यही डिफरेंस है, हम बड़े हृदय के साथ सबको एकोमोडेट करते हैं। हमने आजसू को अपनी सीटिंग सीटें दे दी, जो गिरिडीह की सीटिंग सीट थी लोकसभा चुनाव में, आजसू ने भी कॉम्प्रोमाइजेस किए। हम आजसू का भी साधुवाद करते हैं। अपनी बहुत सारी सीटें जहां उनका क्लेम था उसको छोड़ दिया, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी थी हेमंत सोरेन सरकार को हटाना। और ये तो अपने एलाइंस को इंसल्ट कर रहे हैं साहब। ये राजद को कह रहे हैं कि साहब आपकी औकात नहीं लड़ने की। भोला यादव कह रहे हैं कि हम 22 सिंबल लेकर आए। अब नॉमिनेशन का 2 दिन पार हो गया, अब तो 4-5 दिन बचा है, और अभी भी इनके गठबंधन का खाका तैयार नहीं हुआ। उम्मीदवारों की घोषणा तो दूर की बात है। जाहिर तौर पर हम फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक है, हम लोगों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, हमारे प्रत्याशी सब जगह मिलने भी शुरू कर दिया, नॉमिनेशन की तिथियां तय हो गई, और इनके यहाँ है कि कौन ज्यादा बड़ा चोर है, कौन बिकने गया, इस पर चर्चा हो रही है। तो यही आप सोच सकते हैं आयुष, यही बेसिक डिफरेंस है हमारे और इनके अलायंस का। चलिए, इंडिया गठबंधन ने तो विपक्ष को मौका दे दिया खुलकर बोलने का, और विपक्ष की ओर से लगातार बयानबाजियां सामने आ रही, आरोप लगेंगे, क्योंकि इस बार पूरी तरह से जो दरार थी खुलकर सामने आ गया। हम फिलहाल आजसू पार्टी का रुख कर लेते हैं। परवाज खान जी हमारे साथ आजसू से जुड़े हुए हैं। एक खूबसूरत तस्वीर आज बड़का गांव से सामने आई है, उस तस्वीर के बारे में हम बात करें। रोशन लाल चौधरी बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें टिकट भी मिला, लेकिन आज जितनी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उनके स्वागत में खड़े थे, उससे बड़ी संख्या में आजसू का झंडा पकड़े आजसू के कार्यकर्ता खड़े थे। मतलब आप लोग क्या अपने विपक्षी को दिखा रहे हैं, अपने विरोधियों को दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे गठबंधन बनता है? देखिए आयुष, हम बार बार आपके टीवी पे आते हैं कि एनडीए का जो गठबंधन है वो गठबंधन है, और जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं गाठबंधन है। इसमें तकलीफें होती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये लोग भली भांति से जान गए हैं कि अब भ्रष्टाचार की सरकार नहीं आएगी झारखंड में, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार का लूट लूटा था, उसके लिए जनता जान गई है कि अब बता दी है कि अब ये भ्रष्टाचार की सरकार नहीं आएगी, अब आएगी गांव की सरकार, शहर की सरकार, झारखंड की जनता की सरकार आएगी, एनडीए की सशक्त सरकार आएगी। खूबसूरत तस्वीर दिखेगी, क्योंकि एनडीए फोल्डर 81 सीट पर लड़ रहा है झारखंड की जनता की सेवा के लिए चुनाव। अभी आप बात कर रहे थे, अभी संजय जी बोल रहे थे सूत्रों के हवाले से हम बता देंगे, फिर वो करेक्शन भी कर रहे थे,
संजय जी ये भी बता रहे थे कि प्रभाव के लिए कुछ लोग करते हैं। प्रभाव के लिए करते हैं मतलब इस तरह से करते हैं कि राजनीति में भी एक सुचिता होती है। आप देखिए टीवी में जिस तरह का अभी आपने शब्द का प्रयोग किया, ये बताया कि उनके नेताओं ने किस तरह का बयान दिया, अभी राजद के प्रवक्ता को सुन रहे थे। तो इनको अगर झारखंड की अस्मिता का ख्याल है तो तुरंत मैं तो बोलता हूँ झारखंड नामधारी पार्टी है, उसको तुरंत बिहार का टिकट कटा देना चाहिए था, क्योंकि यही आरजेडी है जो बोला था झारखंड मेरी लाश पे बनेगा। आज जिस तरह से जो इनकी फजीयत कर रहे हैं, झारखंड की अस्मिता का अगर थोड़ा सा भी ख्याल, थोड़ा सा भी ज्ञान है तो इनको देखते हुए झारखंड की अस्मिता इनको सरेंडर कर देना चाहिए, जनता से माफी मांगना चाहिए कि हमें 5 साल में हम आपको बहुत परेशान किए, हम भत्ता नहीं दे पाए, हम नौकरी नहीं दे पाए, हम लूटने में व्यस्त थे, हमको माफ कर दीजिए और एनडीए की सशक्त सरकार को लेके आइए। इनको बोलना चाहिए झारखंड की अस्मिता को ख्याल रखते हुए। इसलिए देखिए जिद और अहम वाला जो बात चल रहा है, बोले ना कि हम लोग बोल रहे थे जब विपक्ष के नाते अगर, तो यहाँ लोग आरजेडी के लोग भी आते थे पैनल पे, बहुत हो हल्ला करते थे, कांग्रेस के भी आते थे, जेएमएम के। आज देखिए ना आरजेडी वाले भी नदारे थे आपके पैनल से, जेएमएम वाले, वो तो कांग्रेस के संजय जी हैं जो इनको हिम्मत है कि थोड़ा आके फेस भी कर रहे हैं। लेकिन फेस भी कैसे कर रहे हैं, जो आपके टीवी के माध्यम से जिस तरह से ये बात सुन रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायकों के साथ जो कलकत्ता प्रकरण हुआ, चाहे बहुत सारा मतलब एफआईआर वाला हुआ, ये सारा प्रकरण सुन रहे हैं। तो इसके लिए संजय जी को मैं व्यक्तिगत रूप से इनके हिम्मत को सैल्यूट करता हूं। लेकिन इनकी जो पार्टी की जो नीति है और आरजेडी की नीति है, झारखंड की भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। इसको झारखंड की जनता ने जान लिया है और आगामी देखिएगा 23 नवंबर को सशक्त एनडीए की सरकार आएगी। बिल्कुल, हम फिलहाल अपने संवाददाता अजय लाल का रुख कर लेते हैं एक बार और। देखिए, कांग्रेस की ओर से एक और बयान सामने आया। डॉक्टर संजय सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। संजय जी का कहना है कि एक और समीकरण पर बातचीत चल रही है, एक और फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है। हो सकता है कि आरजेडी के कुछ नेता जेएमएम या कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। सवाल यह है कि अब जब गिरिनाथ सिंह के बारे में कहा जा रहा है, उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि 24 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे, क्या वो आरजेडी की टिकट पर लड़ेंगे? जेएमएम में कैसे शामिल हो सकते हैं जब मौजूदा मंत्री वहां से सिटिंग विधायक है? समीकरण जो कांग्रेस जिस बात का जिक्र कर रही है अजय, उस बात को लेकर लगता है मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। देखिए, संजय जी ने जिस फार्मूले का प्रयोग किया है, ये बहुत पहले हो जाता है। अधिसूचना जारी होने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये गढ़वा से, यह मानकर चलिए 100%, क्योंकि न्यूज 11 के पास गढ़वा के जिलाध्यक्ष सूरज सिंह का जो बयान है वो है कि 24 को उन्होंने यहां तक कहा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, गिरिराज सिंह जी नॉमिनेशन करेंगे। देखिए आयुष, सवाल यह है कि यदि राजद महागठबंधन का हिस्सेदार है, यदि 5 सालों तक उसने सरकार को समर्थन दिया, तो इसमें बड़ा दिल कांग्रेस को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिखाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि आप कल्पना कीजिए कि 18 सीटें राजद को मिल जाती है और 18 सीट पर राजद के लोग जीत जाते हैं, हाइपोथेटिकल में बोल रहा हूं, तो क्या राजद का कोई विधायक मुख्यमंत्री बनेगा? सवाल का जवाब ना में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे। यदि कल्पना कीजिए कि यदि 29 सीटें या फिर 28 सीटें कांग्रेस को मिल जाती है और सभी 28 सीटों पर कांग्रेस के लोग विजयी हो जाते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री कांग्रेस कोटे का होगा? सवाल का जवाब ना में होगा। बड़ा दिल दिखाना होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को, यह दिखाना होगा कि 5 सालों तक आप हमारे साथ खड़े रहे, आप ले लीजिए 2 और सीटें। कांग्रेस को दिखाना होगा कि 2 और सीटें आप ले लीजिए, मिलकर चुनाव लड़िए। ऐसी नौबत आएगी तो प्रतुल सहदेव जी को खुश होने का मौका मिलेगा, ऐसी नौबत आएगी तो आंसू को खुश होने का मौका मिलेगा। और यह मानकर चलिए कि ऐसे मैसेज जब क्षेत्र में जाते हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है कि आप आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी तो बात होनी चाहिए था कि कैसे हम भाजपा को हराए, अभी बात होनी चाहिए था कि कैसे हम आंसू को हराए, लेकिन बात हो रही है कोलकाता कैश कांड का। बात हो रही है क्या कि मुख्यमंत्री आवास में दुत्कारा गया। किसकी आलोचना हो रही है? गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू की। तो जब आपस में आप लड़ेंगे तो माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और उनके नेताओं का जब दौरा शुरू होगा तो इन बातों का जिक्र होगा
कि राजद ने आपसे कहा था कि कोलकाता में आप पकड़े गए थे, किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? अभी भी वक्त है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग न्यूज 11 देख रहे होंगे, कांग्रेस के लोग न्यूज 11 देख रहे होंगे, पूरी रात बाकी है। तेजस्वी यादव रांची में ही हैं। आप मिलजुल कर बैठिए, थोड़ा त्याग कांग्रेस करे, थोड़ा त्याग झारखंड मुक्ति मोर्चा करे, साथ मिलकर लड़िए। नहीं तो वही होगा जिसकी बात प्रतुल सहदेव जी कर रहे हैं, आंसू के बड़े नेता कर रहे हैं। और उसके बाद कई प्रकार के परसेप्शन की ईवीएम खराब हो गया, हमारी बात नहीं मानी गई, चुनाव आयोग ने ये किया। चुनाव आयोग मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि सुप्रीम भट्टाचार्य ने कहा पिछले दिनों कि चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कौन ऐसा शख्स है जो रोते हुए, छाती पीटते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? आप अपनी कमजोरी दूर कीजिए, आप राजद को मनाइए, आप तेजस्वी यादव से मिलिए। कितनी बड़ी बात है कि रेडिसन ब्लू होटल में तेजस्वी यादव मौजूद थे, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। हेमंत सोरेन गए, राज्य के मुख्यमंत्री, राहुल गांधी से मिलकर वापस आ गए। तेजस्वी यादव रांची में थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, उनके आने का इंतजार नहीं किया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक प्रकार से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। आपस में जो एकजुटता होनी चाहिए थी वो एकजुटता आपके पास नहीं है। और एक नया बखेरा तो सीपीआई ने भी आज खड़ा कर दिया। सीपीआई के जो केंद्रीय महासचिव वो रांची आए थे, रामकृष्ण पांडा, उन्होंने कहा कि भूल जाइए महागठबंधन, कल मेरे यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, 30 सीटों की हम घोषणा करेंगे। भाकपा माले को आप साथ जोड़ रहे हैं। सीपीआई ने क्या गुनाह कर दिया? सीपीएम को छोड़ दिया आपने। ये तमाम तरह की बातें हैं। मुझे लगता है कि महागठबंधन यदि आप बोल रहे हैं तो आप अपने दिल को महा कीजिए, थोड़ा विराट हृदय दिखाइए कि यदि तेजस्वी यादव सीटें मांग रहे हैं, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे झारखंड के, तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे झारखंड के। यदि महागठबंधन को बहुमत आता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही बनना है। फिर ये बातें क्यों हो रही है कि सीटें नहीं देंगे? सीट यदि राजद के लोग यहां से चुनाव जीतते हैं तो उनके विधायक बिहार में जाकर नीतीश कुमार को समर्थन नहीं देंगे, समर्थन आपको ही मिलना है। लेकिन बातों को समझाए कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, बड़ा सवाल ये है। आयुष, बिल्कुल अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या इंडी ब्लॉक में सब कुछ ठीक है? अब यह सवाल भी शायद नहीं उठना चाहिए, क्योंकि आज आरजेडी की ओर से जो बातें रखी गई हैं, कहना है उनका कि हम तो 22 सीटों पर जनाधार रखते हैं, लेकिन फिर भी 12 से 13 पर सेक्रीफाइस कर लेंगे। संकेत देते हुए उन्होंने यह भी बात कहा है कि 62 सीटों पर हम इंडी गठबंधन को यानी कि जेएमएम, कांग्रेस और माले को सपोर्ट करने को तैयार है। तो क्या आरजेडी 19 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, या फिर राष्ट्रीय जनता दल 19 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है? गिरिनाथ सिंह हो या फिर कई और आरजेडी के नेता क्या नामांकन दाखिल कर लेंगे? क्या उन्हें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा भाई की भूमिका निभाते हुए भी सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है? क्यों बोला गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 70 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ेगी और आरजेडी और माले के लिए चर्चा किया जाएगा? क्या नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी अभी भी चर्चा करने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है? क्या राष्ट्रीय जनता दल महज 11 सीटों पर 2 पार्टी को पार्टनर बनाते हुए नहीं बात करना चाहती है? क्या राष्ट्रीय जनता दल इस बार, जैसा कि पिछले बार उन्होंने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, क्या इस बार उसके लिए तैयार नहीं है? हर सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हम रुख करते हैं कांग्रेस का संजय सिंह जी, डॉक्टर संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, देखिए लगातार ये आरोप इसलिए लगे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उस दौरान आरजेडी के नेता मौजूद नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि तेजस्वी यादव जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इस वक्त मौजूद थे, उन्हें बुलाया नहीं गया। यह कहा जा रहा है कि आरजेडी की ओर से उन्हें बताया तक नहीं गया, और यह भी आरोप लगे कि आरजेडी सक्षम नहीं है झारखंड में चुनाव लड़ने का। क्या कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही थी कांग्रेस को भी मिल रहा है, या फिर कांग्रेस को भी सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है? मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने जिद पर अटल है। गठबंधन का अंतिम स्वरूप तो कल 11 बजे तक आ ही जाएगा। आप ही बोल रहे हैं इस बात को? नहीं, आरजेडी का आ जाएगा, आरजेडी की ओर से कहा गया। अंतिम स्वरूप गठबंधन का, इसमें आरजेडी भी शामिल है जी। आरजेडी कभी अभी तक नहीं बोला है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर भी
आरजेडी एक मजबूत सहयोगी है इंडिया गठबंधन। बिहार में जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी आरजेडी गठबंधन में ही चुनाव लड़ा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग 2019 के चुनाव में। बीजेपी की बहुमत की सरकार, अकेले चुनाव लड़ा बीजेपी, सुपरा साफ हो गई। बीजेपी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रघुवर दास का अपना सीट भी नहीं बचा। 2019 से 24 तक 7 उपचुनाव हुए विधानसभा के झारखंड में। बीजेपी किसी भी सीट पे नहीं जीती। आंसू, वो आपका सीट नहीं था, क्षमा करें, आपका अलायंस में नहीं था। आंसू अलायंस था, अलायंस था, मतलब आंसू जीता, एनडीए जीता। आप जैसे भी उसकी व्याख्या करें, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। बीजेपी सभी सीटों को हारी रामगढ़ छोड़कर। और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो श्री हेमंत सोरेन जी जेल में थे। उसके बाद भी 5 लोकसभा की जो एसटी सीटें थी उसको बीजेपी हारा। तो 19 से लेकर 24 तक की जो राजनीतिक यात्रा बीजेपी की है वो दीवार पर एक लेखन की तरह है। आप उसको देख सकते हैं, मोटे मोटे लकीरों पर आपका नजर जाना चाहिए। तो कैसे लोकसभा चुनाव में 51 सीटों पर बीजेपी लीड कर जाती है? 52 सीटों पर, माफ कीजिएगा। वैसे देखिए तो 19 में तो उससे भी अधिक संख्या थी इनकी। राजनीति में अंक गणित बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। जब लंबी कतारें महिलाओं के लगेगी 17 नवंबर को बूथों पर, तब समझ में आएगा कि महिलाओं की लगेगी। आप आधार मांग रहे हैं 17 नवंबर को नहीं, पहले चरण का मतदान 13 और दूसरे का 20 को है। शायद इनका अपना चुनाव हो रहा होगा उस दिन। नहीं, ठीक है, कभी कभी अच्छा कोई बात नहीं संजय जी, हो सकता है तारीखों को लेकर मिस्टेक हो सकता है। 13 तारीख को पहले चरण का, यानी 13 नवंबर को पहले चरण का, 20 नवंबर को दूसरे चरण का। आपका कटाक्ष अच्छा लगता है, आनंद लेते हैं उसका, क्योंकि आप बहुत मेधावी हैं, आपको मानते हैं मेधावी। ये मैं आपका इज्जत करता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी इज्जत करता हूं। मैं भी इज्जत करता हूं। बिल्कुल, आप बताएं। बोलने में अगर चूक हो जाए कोई बात नहीं संजय जी, बात ये बहुत सामान्य सी बात है। तो उसको तो जब मतदान केंद्रों पर आप देखेंगे झारखंड की ग्रामीण महिलाओं की लंबी कतारें, तो उसी दिन चुनाव का परिणाम आ जाएगा। सिर्फ महिलाएं, मैं युवाओं पर भरोसा नहीं कि आपके साथ होंगे। मैं बहुत जोर देकर बोल रहा हूं, क्योंकि यही महिलाओं की कतारें बिहार में और मध्य प्रदेश में चुनाव का पूरा तस्वीर को बदलने का कहानी लिखा है। आ रहे प्रभात जी आपके पास। मैं इंटरप्ट करूंगा जी। मतलब संजय जी मतलब उस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि ये सत्ता के लिए भत्ता योजना लेके बिल्कुल नहीं। चलिए आप इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा होगी। आएंगे प्रतुल जी आपके पास भी आएंगे। प्रतुल जी, प्रभात जी बात सुन लेते आएंगे आपके पास। बिल्कुल इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। प्रभात जी आएंगे प्रतुल जी आपके पास भी आएंगे। संजय जी को बात पूरी कर लेते फिर आपके पास ही आएंगे। मैं सुन रहा हूँ इनकी बात को, उसके बाद मुझे मौका। जी बिल्कुल, हर प्रवक्ता को कृपया उनके समय में जी बिल्कुल संजय जी बात पूरी करें। ये एक उचित तरीका है डिबेट को बिल्कुल संचालित करने का। संजय जी बिल्कुल बात पूरी करें। महिला मतदाताओं की बात इसलिए नहीं की गई कि उनको हम लोगों ने सम्मान राशि दिया। पहली बार उनको किसी सरकार ने स्पर्श किया है, उनके मर्म को महसूस किया है, उनको उस तरह से छुआ है जैसे कि हमारी पिछली सरकार भाजपा की नहीं छू पाई। जब अडानी का पावर प्लांट लगाया जा रहा था रघुवर दास जी के द्वारा, तो क्यों नहीं वो महिलाओं के लिए इस तरह का कोई योजना लाए, उनको सम्मान देने के लिए, उनके लिए राशि देने के लिए, जो उनके गरीबी को, उनकी मुफलिसी को एड्रेस कर सके। क्यों नहीं उनको आर्थिक रूप से सबल बनाने का वो सपना देखे। बीजेपी ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक भूल किया अपनी कॉरपोरेट राजनीति में। वो झारखंड की जनमानस की गरीबी, मुफसली और उनकी जो तंग हाली है उसको भाजपा हमेशा चूक जाती है, देख नहीं पाती है। यही कारण है कि जब भी जनवादी राजनीति का दौर आता है हम इनसे आगे निकल जाते हैं। अब रही बात ये सीटों के बंटवारे का जो विषय है, इसका भी आप देखिएगा कल 11 बजे तक समाधान निकलेगा, क्योंकि लालू यादव जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी को हर राज्य में रोकना बहुत जरूरी है। उनका समर्पण जो है सेकुलर राजनीति के प्रति इतना मजबूत रहा है। आप क्या इंडिकेट ये कहना चाह रहे हैं कि लालू यादव जी जानते हैं, मतलब अभी भी आरजेडी को ही कदम पीछे लेना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमने ये कभी नहीं कहा, हमने कहा कि रास्ता निकलेगा, हमने कहा रास्ता निकलेगा। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। नहीं, चलिए मेरा अंतिम वाक्य है चलिए अभी के लिए। मनोज झा जी कहते हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कि
कैश कांड हुआ, कोलकाता और तमाम जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं का जिक्र करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि इंडिया गठबंधन बिखरेगा नहीं, बयानबाजी का दौर शुरू है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। जब जब सवाल उठे गठबंधन को लेकर, गठबंधन के नेता, महागठबंधन के नेता आप लोगों पर निशाना साधते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जनता तक नहीं पहुंच पाई, गरीबों को देख नहीं पा रही है। देखिए, मैं एक फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, 6 बाई इलेक्शन हुए हैं, उसमें सही बात है कि 5 को जो मौजूदा इंडिया अलायंस है वो जीता। उसमें इनको ये भी याद रखना चाहिए कि 5 इनकी सीटिंग सीटें थी, बल्कि 6 इनकी सीटिंग सीटें थी। रामगढ़ जो एनडीए ने जीता, आजसू ने जीता एनडीए के फोल्डर से, वो भी इनकी सीटिंग सीट थी, तो वहां से हमने छीना इनसे। और उसके बाद दुमका में तो बसंत सोरेन जी लड़ रहे थे, उनका जीतने का मार्जिन आधा हो गया। कुछ ही महीने पहले मुख्यमंत्री जी लड़े थे। हफीजुल हसन साहब अपने पिताजी के जो आकस्मिक निधन के बाद चुनाव लड़े थे, उनका जीतने का मार्जिन आधा हो गया। बेरमो में ये हाफते जीते। तो जहां भी इनकी जीत हुई ना, एक मांडर मुझे लगता है अपवाद था, वरना हर एक जगह इनका मार्जिन हाफ हो गया और इस बार जनता इनको साफ करेगी। देखिए, राजद की मैं बात सुन रहा था, अभी भी थोड़ा भी इनमें शर्म लाज होती ना, तो राजद ने जिस तरीके से शीशा दिखाया खास करके कांग्रेस को कि हमारे विधायक आपकी तरह कलकत्ता बिकने नहीं जाते, अब बिकने जैसे शब्दों का भी से वो प्रयोग कर रही है और इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। राजद को मनाने का दौर है तेजस्वी 3-4 दिनों से। और ये गठबंधन ऐसे भी बड़ा शानदार गठबंधन है जो अभी मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन का है। झारखंड को खरीदने वाले कांग्रेस 3 करोड़ रुपया में, झारखंड को बेचने वाले 3 करोड़ रुपया में झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मेरी लाश पर बनेगा बोलने वाले राजद, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और अभी भी सीटों की गुत्थी नहीं सुलझी है। और आज कांग्रेस और राजद के साथ वही सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिनको शिबू सोरेन को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेजा था, बाद में वो बरी हो गए थे। तो ये गठबंधन जो है ना, मौका परस्त लोगों का है। 5 वर्ष इनकी सरकार चली। आयुष, ये बता दें, इन तीनों गठबंधन के बीच में आज तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन पाया क्या? जो इनके कोऑर्डिनेशन कमेटी थी वो बन गई, सभीओं को जो भी थे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया, सब सायरन बजाती गाड़ियां में घूमते रहे। लेकिन गरीबों के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम राजद, कांग्रेस और जो जेएमएम है उसने कभी नहीं बुलाया। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ना, पत्थर की लूट, कोयला की लूट, खनन की लूट, ट्रांसफर पोस्टिंग में लूट, लैंड में लूट, जिधर देखिए लूट इनका जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। अभी तक जनता की भलाई की कोई बात नहीं हुई। आप देख ले, इतने देर से गौर करें, कोई बात नहीं हो रही। कह रहे कि ये उनके सिंबल पर उनके सिंबल पर लड़ेंगे, ये सब पहले तय हो जाता है। हम लोगों ने तो पहले तय कर लिया। और ये राजद की धमकी के बाद कल 11 बजे क्या तय होगा, क्या नहीं होगा, या आरजेडी कितनी ब्लैकमेल कर लेगी, एक बार फिर से क्या जेएमएम ब्लैकमेल का शिकार हो जाएगा? क्या एक बार फिर से राजद ने जिस तरीके से आंदोलन के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे, या झारखंड के नामधारी दल के कार्यकर्ता थे, ज्यादा कार्यकर्ता जिन्होंने मार खाया था वो तो आजसू के थे, क्योंकि जो आंदोलन में धार आई थी वो आजसू के आने के बाद हुई थी, जब नाकेबंदी और ट्रेन को रोकना ये सारा कुछ शुरू हुआ था। गुआ गोलीकांड यही कांग्रेस की सरकार में हुआ था, जब झारखंड आंदोलनकारियों को थाने की हाजत से निकालकर गोली मार दिया गया था, कांग्रेस की सरकार थी। आज जेएमएम किस मुंह से उनके साथ है? उनके 7 कार्यकर्ताओं की हत्या तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने 1980 में की थी। और ये जो बार बार बात करते हैं ना कि हमारा सब कुछ सुलझ जाएगा, कब सुलझेगा साहब? आप तो सत्ताधारी गठबंधन में, आपका फर्ज है। और देखिए, एक और जो ये हमेशा कहते हैं ना, सरना धर्म कोड की बात उठाते हैं, एक रियलिटी चेक देख ले आयुष। ये जो आदिवासियों का जनगणना प्रपत्र में अलग धर्म कोड था, वो पता है आपको 1871 से 1951 तक लगातार था। 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे हटा दिया। अब आप बताएं, आज ये धर्म कोड की मांग करते हैं। और ये भी अलग बात है कि फरवरी 2014 में यूपीए के तत्कालीन जो आदिवासी कल्याण मंत्री थे, मैंने कई बार इस पत्र को दिखाया है, वी किशोर चंद्रदेव, उन्होंने सरना धर्म कोड को अव्यवहारिक मांगते हुए रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन हर एक डिबेट में ये बैठेंगे और कहेंगे सरना धर्म कोड दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया उनको सरना धर्म कोड की सूची से बाहर निकालिए ना, उनको आरक्षण के दायरे से बाहर निकालिए ना, हम आपके साथ हैं। लेकिन सरना धर्म कोड की बात वो लोग करते हैं जिस कांग्रेस ने आदिवासी जो धर्म कोड था उसको 1961 में हटाया, रिजेक्ट कर दिया 2014 में, आज फिर से ये मांग करते हैं। तो इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। और राजद ने इनको एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया, जिस तरीके से इनको जैक का झुंझुना पकड़ा दिया गया था 1998 में। झारखंड की अंतिम लड़ाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा कहां थी साहब? वो तो आजसू के रण बांकुड़े थे और तमाम लोग थे।
मेरे पिताजी भी आंदोलन की अंतिम लड़ाई में शरीक थे, जो गिरफ्तारी भी हुई थी 1998 में। जेएमएम इसलिए गायब थी और आरसू लड़ रही थी उसको लड़ाई को तमाम सर्वदलीय समिति बनाकर, क्योंकि जैक का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का पद माननीय शिबू सोरेन जी ने संभाल लिया था। तो उस समय इनको लॉलीपॉप मिल गया था। झारखंड की अंतिम लड़ाई में कहां थी झारखंड मुक्ति मोर्चा? तो ये तो झारखंड को बेचने वाले और खरीदने वालों का मिश्रण है। और जहां तक राजद की बात है ना, तो इन्होंने तो औकात दिखा दिया आज, और इन्होंने सच में बता दिया कि हमारी साथ इन्होंने अच्छा एक लॉजिकल भी दिया। मैं मनोज झा को सुन रहा था, वो अच्छे प्रवक्ता, मैं उनकी कदर भी करता हूं। उन्होंने 2014 का फिगर दिया, 2019 का फिगर दिया और दिखाया कि इतने जगहों पर हम सेकंड स्थान पे थे, फिर हमें क्यों नहीं सीटें दी जा रही? तो क्या गठबंधन देगी? और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस तो 35-36 सीटें मांग रही थी, और जो मीडिया में खबरें चल रही है 41 पे जेएमएम और 29 पे कांग्रेस, यानी पहले ही इनको कॉम्प्रोमाइज करा दिया। अब राजद के चलते ये और कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे ये पता नहीं। लेकिन ये कांग्रेस की भी अजीब दास्तान है, अजीब सरकार की गजब कहानी। कांग्रेस के एक विधायक माननीय अनूप सिंह जी ने मुकदमा दर्ज किया था इरफान अंसारी और 2 और विधायकों पर, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 0 FIR दर्ज हुआ था, अरगोड़ा थाने में केस ट्रांसफर हुआ था, कलकत्ता में गिरफ्तारी हुई थी। और आज माननीय विधायक इरफान अंसारी जी मंत्री हैं। तो देखिए कैसा समय बदलता है। एक समय कांग्रेस ने केस करवा के सरकार के इशारे पे जिस इरफान अंसारी को जेल भेजा, जिस अपने 3 विधायकों को जेल भेजा, आज उनको सबको, आज एक को मंत्री बना दिया और बाकियों को पता नहीं क्या होगा। ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के अंदर जो है अंतरकलह बहुत बार देखने को मिला है। या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कर ले, 3 नेताओं के खिलाफ हुआ, कांग्रेस के अंदर हुआ, लेकिन यह खबर नहीं आ रही थी कि अब आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम में भी जब सीट बंटवारे का वक्त आएगा तो अंतरकलह देखने को मिलेगी। आज जिस तरह के बयान मनोज झा के द्वारा दिए गए हैं, साफ तौर पर यह लग रहा है कि या तो इतने सीटें दो, नहीं तो हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम को भी पता है कि कितना बड़ा डैमेज होने वाला है, कांग्रेस को भी पता है, शायद इसी बात का डर है और लगातार ये बातें कही जा रही है। आज सीईसी की बैठक टाल दी गई, बाकायदा कांग्रेस की सीईसी की बैठक टाल दी गई। आज शाम 6 बजे तय होना था कि कौन से उम्मीदवार उतरेंगे, लगता है रोक दिया गया। हम इस पर चर्चा करेंगे। आज से हमारे साथ जुड़े हुए परवाज खान जी। परवाज जी, लगातार देखिए बात हो रही है, आप लोगों पर भी सवाल उठे थे कि आप 20 सीट मांग रहे, 25 सीट मांग रहे, जितनी भी सीटें आप लोगों को मिली, खैर ये आप लोगों के अंदर गठबंधन का विषय, एक भी बात सामने नहीं आई, उल्टा ये तस्वीरें सामने आई कि आप लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात लगातार अब इंडी ब्लॉक की तरफ से आ रहा है कि हम नहीं मानेंगे, हम भी जिद पर हैं, तुम भी जिद पर हो। आयुष, पहले तो मैं आपके चैनल पे लगातार आ रहा हूँ और हमारे पार्टी के भी प्रवक्ता लगातार आ रहे हैं। कभी किसी ने बोला है क्या? कोई नंबर दिया था क्या? जी बिल्कुल नहीं। कभी कोई बोला नहीं? हम लोगों ने बोला कि हम परंपरागत झारखंड के सृजन से लेके संवारने तक का जो संकल्प है आसू पार्टी का और एनडीए का, हम 81 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और 81 सीट में झारखंड की जनता की सेवा करेंगे। इसमें तो कहीं नंबर हम लोग तो नहीं दिए थे। गठबंधन हुआ, हमारे शीर्ष नेतृत्व तो बैठे और हम लोग को प्रतुल जी भी बता रहे थे कि पहला हम लोग की पहला प्राथमिकता थी जो झारखंड जिसके लिए बना था, झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के युवाओं को रोजगार मिले, झारखंड में उन्नति आए। जिस तरह ये सरकार 5 साल पहले आई थी, आने से पहले जो भ्रम फैला के आई थी और जिस तरह से वादा की थी, इसकी घोषणा पत्र थी, हमको तो लगता है आज अभी घोषणा पत्र को अभी संजय जी से घोषणा पत्र के बारे में पूछेंगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे, वो तो भूल गए होंगे क्योंकि वो तो लिखा हुआ था ना, सिर्फ जनता के सामने एक भ्रम फैलाना था। जब आए थे तो आप बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, युवाओं को भत्ता देंगे, नियोजन नीति लाएंगे, स्थानीयता पे बात करेंगे। ये सारा कुछ भुला के आज देखिए, आज ये बता रहे हैं ना कि टेनिस कोर्ट में खेलते खेलते अचानक ये फुटबॉल खेलने लगते हैं। ये भ्रम फैलाने में माहिर है। अभी वही बता रहा हूँ मैं। अभी संजय जी ही बोल रहे थे कि अभी बता रहे थे, संजय जी कांग्रेस के नेता हैं, आज भी एक भी कांग्रेस के नेता जो गठबंधन में मंत्री भी रहे, अपने कार्यकाल में कोई उन्नति या क्या किए उस चीज को नहीं गिना पाए। लेकिन वो बोले ना दंडवत है, बता रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब जेल गए तो हम 5 सीट लोकसभा में जीत गए। अरे भाई, आप क्या किए इस चीज को तो आप बताइए। ये भी तो बताइए कि एक झारखंड आंदोलनकारी को आप किस तरह से पद से विमुक्त किए, ये भी तो बताइए। जो आपका घोषणा पत्र में था कि झारखंड आंदोलनकारियों को खोज कर सम्मान देंगे, उनके परिजनों को नौकरी देंगे, लेकिन चंपा सोरेन जी का क्या हाल किए आप, वो भी तो बताइए। लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि जिस तरह से बार बार ये चीज तो झारखंड की हर एक जनता को पता है ना कि झारखंड किसके लाश पे बनेगा, ये बोलने वाले कौन थे, कौन बेचा, कौन खरीदा, ये सब कुछ पता है।
फिर भी ये गठबंधन में बने। गठबंधन में बने तो लूटने के लिए बने थे। अब इसमें ई फॉर बटनी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आयुष, अब झारखंड में भ्रष्टाचार की सरकार नहीं आएगी, झारखंड में आएगी गांव की सरकार, झारखंड में आएगी शहर की सरकार, झारखंड में आएगी जनता की सरकार। चलिए, आप कह रहे हैं झारखंड में आएगी जनता की सरकार, हर बार जनता की ही सरकार बनी है, जनता ने जैसे शीर्ष पर बैठाया। लेकिन एक सवाल है मेरा कांग्रेस से, चलिए आरजेडी के बारे में थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते हैं, मानते हैं आप लोगों ने तय किया कि 11 सीटों पर माले और आरजेडी को सीट बंटवारा करना होगा, लेकिन 70 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस लड़ेगी। ये कार्यकर्ता चाहे जेएमएम के हों या फिर कांग्रेस के, कैसे डिसाइड करें कि उनको कितना मिलने वाला है और जेएमएम को कितना मिलने वाला है? 4 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है नामांकन में, कौन तैयारी करे कौन नहीं करे, ये तो आप अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज कर रहे हैं। संजय जी, देखिए, मीडिया में बैठकर कंफ्यूजन को बढ़ाना, उसकी चर्चा लगातार करना, एक नैरेटिव बनाना, ये आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप नहीं करेंगे तो दर्शक जो देखते हैं वो भी शायद डिबेट को बड़ा बेरुखा मानेंगे, सोचेंगे डिबेट में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा डिबेट है कि झारखंड का आम आदमी क्या चाहता है, किसको पसंद करता है, किसको चुनने जा रहा है। हमने एक आपको व्याख्या करके बतला दिया, 19 से लेकर 24 तक की। आम आदमी तो तब डिसाइड करेगा ना जब उसे पता हो पाएगा कि उम्मीदवार कौन है हमारे सीट आप पर। उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि हमारे जैसा मजबूत, हम सवाल नहीं पूछेंगे, कौन पूछेगा संजय जी? हमारे जैसा मजबूत गठबंधन जो सरकार में है, मजबूत गठबंधन आज मनोज झा जी ने बता दिया, हमारे जैसा मजबूत गठबंधन जो सरकार में है, क्या लगता है सत्ता और सत्ता की जिम्मेवारी का बोध नहीं रखता है? ये सत्ता जनसत्ता है, लोगों के लिए जो हम लोगों ने संकल्प लिया था उसको दोबारा पूरा करने का ये अवसर है। क्या लगता है इस अवसर को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं? बिल्कुल, जब लेते हैं तो आरजेडी भी समझता है इस बात को कि झारखंड में उसके पैर और उसकी राजनीतिक जमीन कितनी है, कहां तक उसको विस्तार करना है, क्या करना है। कांग्रेस भी समझता है कि किस तरह से गठबंधन को प्रमुखता देना है, इस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए त्याग करना है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को जानता है कि उसके कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो झारखंड की माटी की पार्टी है। तो तीनों मिलकर, और ऑफ कोर्स अगर वाम दलों की बात की जाए तो उनकी भी भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने शुरू में एक शब्द का प्रयोग किया, जनवादी राजनीति, क्योंकि कॉर्पोरेट राजनीति और जनवादी राजनीति का जो व्याख्या है ये पूरे देश में भी चल रहा है। एक तरफ कॉर्पोरेट हाउसेस को आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार प्रमोट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं केन्या तो वहाँ एयरपोर्ट अडानी को मिल जाता है, प्रधानमंत्री जाते हैं श्रीलंका तो वहाँ कोलंबो का पोर्ट मिल जाता है, प्रधानमंत्री जाते हैं ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ कोल ब्लॉक मिल जाता है माइनिंग के लिए उसको, अडानी को। तो ये बात को समझिए कि रघुवर दास का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था उनके सरकार का, अडानी पावर प्लांट। चलिए ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन क्या चाइना को जमीन नहीं मिल गया था उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान? 7,000 एकड़ अस्थायी चीन का जमीन नहीं मिल गया। और नेहरू जी ने कहा था कि वहां एक तिनका भी नहीं उगता, जाने दीजिए। युद्ध की बात हम करें तो 71 की लड़ाई में हम लोगों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बीजेपी तो सिर्फ एक ही लड़ाई को देखा है, लड़ाई को। प्रतुल जी आपके पास बात पूरी कर 71 की लड़ाई में की बात कीजिए। आ रहे बिल्कुल, देखिए आ रहे हैं झारखंड में तो आपके परवाज जी आ रहे इस बात को संजय जी को पूरी कर लेने दे, संजय जी को बात पूरी कर लेने दे, फिर हम आरजेडी झारखंड पर सीट शेयरिंग पर भी बात करेंगे, उस पर कर रहे थे, संजय जी को बात पूरी करने दे पहले। देखिए, हम एक राष्ट्रवादी राजनीति को प्रमुखता देते हैं, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय पार्टी दोनों के संगम से राजनीति चलता है इस देश। ठीक है, फेडरल बनावट है हमारे पूरे संघीय बनावट में, राजनीति में अब क्षेत्रीय पार्टियों की प्रमुखता इतनी बढ़ गई है कि चाहे तो वो एनडीए हो या हमारा इंडिया गठबंधन हो, बगैर क्षेत्रीय पार्टियों का कोई गठबंधन नहीं होता। ठीक है, अब हमारा ये कहना है कि इंडिया गठबंधन कभी भी एक हिस्टोरिकल मिस्टेक, ऐतिहासिक भूल नहीं करने जा रहा है, बीजेपी को झारखंड में दोबारा सत्ता में आने का मौका देकर। झारखंड से बीजेपी को हम लोग चाहते हैं इतना दूर रखना कि यहाँ के झारखंडी हमेशा अपने जल जंगल जमीन को सुरक्षित पाए। चलिए, आपने कहा कि ऐतिहासिक गलती इंडिया ब्लॉक नहीं करना चाह रहा, इस पर जवाब ले लेते हैं। प्रतुल जी,
भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह कहा जा रहा है कि इंडी ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन ये नहीं चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए। ये ऐतिहासिक गलती होगी इन लोगों के हिसाब से। देखिए, मैंने बड़ी शिद्दत से कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता को सुना, ऐसे भी उनकी बातों को मैं सुनता हूं गौर से। देखिए, इन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो पहला इन्होंने जो कहा, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, चाइना के अस्काई चीन का जो 60,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसको चीन ने कब्जा कर लिया। और जब नेहरू जी से पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर पूछा गया तो उन्होंने बहुत फेमसली, या कहें तो इनफेमसली कहा था कि साहब वहाँ तो एक तिनका भी नहीं उगता। तो इनके लिए जो मिट्टी है, मातृभूमि है, उसकी यही कीमत है कि इसलिए उन्होंने 60,000 स्क्वायर फीट को चीन को कब्जा करने दिया, कुछ नहीं किया। देखिए, पाकिस्तान युद्ध सच में एक इंदिरा गांधी की जीत थी, इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन उस समय जो ऐतिहासिक भूल की बात करते हैं ना, तो 70,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने पाकिस्तान में सरेंडर किया था। और कूटनीतिज्ञ मानते हैं कि वो जो कश्मीर, हमारे हिस्से वाला कश्मीर है, वो लेने का सबसे सुनहरा मौका स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने गंवा दिया। 70,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को वापस भेज दिया शिमला समझौता और तमाम समझौतों के अंतर्गत। लेकिन अगर वो चाहती तो पाकिस्तान के हाथ को उमेट कर 70,000 सैनिकों के बदले अपना कश्मीर का बाकी हिस्सा भी ले सकती थी। तो ऐतिहासिक भूलों की बात नहीं करें। और जहां तक कांग्रेस की बात है ना, मैं अब आपको एक थोड़ा सा रियलिटी चेक दिखाता हूं, 1 मिनट में। देखिए, निश्चय पत्र है, इसी मैनिफेस्टो के आधार पर पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। ये जेएमएम ने मैनिफेस्टो किया था। बस 1 मिनट में समाप्त करता हूं। युवाओं को क्या क्या अधिकार दिए थे उन्होंने? बेरोजगारी भत्ता तो बहुत बार डिस्कस कर चुके, 5,000 7,000 ये बताने की जरूरत नहीं है। जेपीएससी में 100 रुपए का परीक्षा शुल्क होगा। हुआ क्या? इन्होंने कहा था हर प्रखंड में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित की जाएगी, नहीं हुआ। हर वर्ष जेपीएससी की और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं ली जाएगी और उसी वर्ष में परीक्षा फल दिया जाएगा, यह भी नहीं हुआ। अब आप देखें, इन्होंने स्थानीय लोगों को क्या अधिकार दिया था? रोजगार अधिकार कानून बनाएंगे, नहीं बना। इन्होंने कहा था भूमि अधिकार कानून बनाएंगे, भूमि अधिकार कानून भी नहीं बना। झारखंड के स्थानीय सवर्ण वर्ग के गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति देंगे, वो भी नहीं दिया। हर शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं के सीधे नियुक्ति हेतु कानून बनाया जाएगा, ये भी नहीं किया। अभी तो जो मैं देख रहा था, महिलाओं के अधिकार में हम सब जानते हैं, 2,000 रुपये चूल्हा भत्ता और तमाम चीजें। और इन्होंने ये भी कहा था कि प्राथमिक से लेकर पीएचडी तक की जो शिक्षा है ना, वो छात्राओं को निःशुल्क दी जाएगी, ये अभी तक नहीं हुआ। पीएचडी के लिए अभी भी शुल्क लगता है। हर अनुमंडल मुख्यालय में महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, नहीं हुआ। हर पूरे राज्य में महिला बैंक की स्थापना की जाएगी और जरूरत पड़ने के हिसाब से 50,000 रुपए तक का कर्ज महिलाएं बिना गारंटी के ले सकती, ये भी नहीं हुआ। फाइनली, गरीबों के अधिकार, 72,000 रुपए हर एक गरीब को प्रति वर्ष दिया जाएगा, ये भी नहीं हुआ। और पेंशन की राशि अब प्रत्येक माह की पहली कामकाजी दिन को लाभुक के खाते में जमा कर दी जाएगी। जन वितरण दुकानों से रोजाना जरूरत की अन्य सामान, चाय पत्ती, सरसों तेल, साबुन, फलाना फलाना उपलब्ध रहेगा, यह भी नहीं हुआ। और अंतिम इन्होंने कहा था किसान बैंक की स्थापना की जाएगी, किसानों के, जहां किसान अपने उत्पादों को बेच सकेंगे। एक किसान बैंक बता दें जिसकी स्थापना हो गई। और इन्होंने कहा था कि जो बोरिंग है, ट्यूबवेल से सिंचाई हेतु बिजली कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा, यह भी नहीं हुआ। किसान और खेतिहर मजदूर को कृषि कार्य के अलावा स्वरोजगार के लिए 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, यह भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। पेशा कानून की नियमावली आज तक नहीं बनी, तो पेशा कानून कहां से लागू करेंगे? 5 वर्षों से ये सरकार है। इन्होंने तमाम चीजें कही थी। आदिवासियों, दलितों के हक के लिए ट्राइबल सब प्लान की राशि आदिवासियों के विकास के लिए बनने योजनाओं पर खर्च की जाएगी, उसमें भी फंड डाइवर्शन का बीच में बड़ा मामला आया था। वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, तमाम जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों करवाने हेतु अलग अलग राशि की व्यवस्था की जाएगी। इन्होंने तो पंचायती राज व्यवस्था को ही खत्म करके रखा। जल जंगल जमीन को भी लेकर इनकी लंबी चौड़ी भाषण है। सभी जो बंद प्राथमिक स्कूल हैं उनको पुनः खोला जाएगा। कौन कौन से स्कूल खोल दिया इन्होंने? हमने तो नीति आयोग की अनुशंसा के अनुसार मर्जर कराया था, जहां 15 बच्चे और 4 शिक्षक थे, वैसे स्कूलों का जो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी में थे। तो जितने वादे इन्होंने किए, इस वादे के रूप में जाएंगे। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की लॉन्च की गई। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है, 20,000 लोगों ने अप्लाई किया, सिर्फ 2,500 लोगों का फॉर्म प्रोसेस हुआ। वो ये क्यों? क्योंकि उसमें इतनी टेक्निकलिटीज डाल दी गई थी, उसका जो एसओपी बनाया गया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकारी बैंकों की उसमें सूची नहीं थी, बाद में जोड़ा गया। एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक सूची में था। तो वहां पर बैंकर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड से हम लोन दें,
उसके बाद इन्होंने सूची को संशोधन किया। तो एक तमाम लंबी लिस्ट है यहाँ इनके ठगने की। और जब मैनिफेस्टो को लेकर ये चुनाव वादे में जाएंगे कि हमने क्या क्या किया अपने वादों के हिसाब, तो क्या जवाब देंगे साहब? हुआ ही नहीं कुछ भी। आएंगे संजय जी, आपके पास आएंगे। बहुत देर से प्रभात जी इंतजार कर रहे हैं। प्रभात जी, जब बात हो रही थी सीट शेयरिंग को लेकर, गठबंधन को लेकर, हालांकि प्रतुल शाहदेव जी ने मैनिफेस्टो को लेकर बात की। 2019 में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा मैनिफेस्टो जारी किया गया था, उन तमाम वादों का जिक्र किया गया। आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये वादे पूरे नहीं किए गए हैं। प्रभात जी, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं आरजेडी के बारे में, गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में, प्रत्याशियों के ऐलान के बारे में और कार्यकर्ताओं के बारे में कि आखिरकार उनका इंतजार कब खत्म होगा। उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम जिस सीट के बारे में तैयारी कर रहे हैं, जिस सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे खाते में आएगा भी या नहीं। तो लगातार चर्चा हो रही है कि सीट शेयरिंग के पेज को लेकर क्या फॉर्मूला तय किया जाएगा, खास करके एनडीए ब्लॉक में। एनडीए में तो सब कुछ अनाउंस हो चुका है, अब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जेडीयू की ओर से। आजसू पार्टी भी बहुत जल्द कर देगी और एलजेपी से भी प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। अब सवाल यह है, क्या एनडीए ब्लॉक में सब ठीक है? क्यों बैठकें टाली जा रही हैं? क्यों सब कुछ तय नहीं किया जा रहा? क्यों उसी परिवार का एक हिस्सा अपने ही परिवार के लोगों पर आरोप लगाता है? सवाल यह है कि आखिरकार इस पूरे मसले को लेकर सब कुछ तय क्यों नहीं हुआ जा रहा है और कोई कर क्यों नहीं पा रहा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आजसू पार्टी से प्रवाज खान जी जुड़े हुए हैं। प्रवाज जी, देखिए, लगातार आरोप लगे कि आज जो एनडीए ब्लॉक में खास करके कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है, ये कभी एक साथ थे ही नहीं, कभी ये एक फ्रीक्वेंसी पर सोच नहीं पाते थे। ये बात आप लोग हमेशा कहते हैं और हमेशा ये भी बात, इस बात का भी जिक्र करते हैं कि 98-99 के दौर में एक दूसरे के खिलाफ ये लोग आवाज उठाते भी नजर आए थे। लेकिन आज जो गुस्सा है, इतने दिनों तक, हालांकि 5 सालों तक साथ रहे, लेकिन आज गुस्सा है राष्ट्रीय जनता दल का एकदम बिल्कुल निकलकर सामने आ गया है। क्या ये पिछले 5 सालों का गुस्सा था जो आज निकला है? एकदम आयुष, मैं आपके बात से सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि जब सरकार ये भ्रम फैला के आई थी आयुष, तो आपने सही बोला था कि एक फ्रीक्वेंसी पे ये नहीं रहते। वाकई इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ये बसते रहते। उसका जीता जागता उदाहरण है, झारखंड में 5 साल हो गए, चुनाव झारखंड में अब होना है, झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। अब आप सोचिए कि झारखंड की जनता किस तरह से सफर की है, उसका जीता जागता उदाहरण दे देता हूँ। महत्वपूर्ण जो बोर्ड निगम होता है, इनके खींचातानी में नहीं बन पाई जी। आप सोचिए कि जिस राज्य में 57% महिला पंचायत में चुनाव जीत कर आती हैं, उस राज्य में महिला आयोग तक नहीं बना, लोक आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई। आप बताइए कि ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में जो बजने की दिशा थी ना, उसमें झारखंड की जनता ही सफर कर रही थी। और अब तो मैं बोलूँ आयुष कि ये दम भरते हैं, तथाकथित अपने आप को सेकुलर बोलते हैं और ये अल्पसंख्यक के बोलते हैं कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं। आप सोचिए 15 सूत्री का एक भी मीटिंग नहीं होता। 15 सूत्री का अगर मीटिंग होता तो केंद्र में जो योजना होती है वो राज्य में योजना आती और उसका लाभ मिलता अल्पसंख्यकों को। ये बड़ा बात बोलते हैं, हज कमेटी हो चाहे वक्फ बोर्ड का स्टेटस नहीं दे पाए, ये आपका उर्दू एकेडमी गठन नहीं कर पाए। बोले ना कि ये खींचातानी और ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए इधर उधर की मुबारकबाद देंगे, अपनी फोटो लगाएंगे खंबे में, इससे ज्यादा करने वाले। झारखंड की जनता के बारे में इनको चिंता ही नहीं है। इनको चिंता है कि हमारा फ्रीक्वेंसी एक ही जगह मिलेगा कि हमको मिल के लूटना है। अब आप देख लीजिए, कभी मुख्यमंत्री जेल गए, उनके पीछे पीछे उनके वरिष्ठ मंत्री जेल चले गए। तो ये चीज जो चलता रहा झारखंड में, जो लूट खसोट होते रहा, झारखंड की जनता त्रहिमाम थी। इसलिए एनडीए ने सोचा कि नहीं, इसको हमको मुक्ति देना है। और ये मुक्ति देखिए, भारत में लोकतंत्र का व्यवस्था है, चुनाव के जरिए आपको जाना है। तो चुनाव के जरिए जब जाना है तो झारखंड की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि भाई अब हमको आप मुक्ति दे दीजिए और हम एनडीए के सशक्त सरकार के साथ झारखंड नव निर्माण का संकल्प पूरा करें। आप देखिए, हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी ये बोल रहे थे कि महिलाएं लाइन लगेगी। झारखंड में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का उन्होंने काम किया। आप बता रहे कि आप किसी तरह से, उन्होंने सत्ता के लिए भत्ता योजना नहीं लाया, वो नारी सशक्तिकरण पे विश्वास करते हैं। आप ये सब चीज को देखिए संजय जी, आप बैठे बैठे कोई चीज को अगर भ्रम फैला रहे,
57 महीना आप कहाँ सोए हुए थे महिलाओं के लिए? आप सोचने वाले, आप झारखंड में जिस तरह से रेप की घटना हुई, महिला उत्पीड़न हुई, यहाँ तक कि विदेशी महिलाओं का भी बलात्कार हुआ इनके कार्यकाल में। आप सोचिए कि झारखंड राज्य में नहीं, आप पूरे विश्व में भी आप एक महिला का आप सुरक्षा नहीं दे पाए। आप ये सब चीज को देखते हुए ना सारा भ्रम का चादर झारखंड की जनता तोड़ने वाली है, सशक्त एनडीए सरकार को लेके आने वाली है। क्योंकि देखिए इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई सोच है। और आपने सही बोला, ये एक फ्रीक्वेंसी में काम नहीं करते, इनको अलग अलग बजना है, ये बज रहे हैं। देखिए आप तो बोले ना कि अभी मनोज जी राजद के जो प्रवक्ता है वो तो बोले अब एक दिन भी इंतजार नहीं होगा। संजय जी बोल रहे हैं कि कल 11 बजे तक हो जाएगा, पता नहीं 11 बजेगा, एक दिन का इंतजार। लेकिन झारखंड की जनता का तो ये लोग बंटाधार 12 तो बजा दिए थे, लेकिन अब झारखंड की जनता का कांटा सुई एकदम सही दिशा पे चलेगा, जो एनडीए सरकार लेके चलाएगी। चलिए देखिए आयुष 11 बजेगा या गठबंधन का 12 बजेगा, ये तो आगे। चलिए खैर, ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। आप लोग विपक्षी है और विरोधी दल है, तो लगातार आप लोग आरोप लगाएंगे। आरोप नहीं है, ये सवाल है आयुष, ये आरोप नहीं है। मैंने स्पष्ट आपको डेटा के साथ बताया। सही बोल रहे हैं, ये कहीं आरोप नहीं, राजद के प्रवक्ता ने कहा, हम तो उनके हम आरोप नहीं लगा रहे। आप अपने साथ में अलग अलग फ्रीक्वेंसी में बज रहे। हम तो आपके मैनिफेस्टो और हम तो आपको बोले थे कि जब सत्ता पे आप बैठते हैं, आप कोई जिम्मेवारी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो आपको किस तरह से आप कार्य का निष्पादन किए, झारखंड की जनता को किस तरह से लाभ पहुंचाए, मैं उस पे पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। संजय जी, मैंने कभी आरोप नहीं लगाया। संजय जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। प्रवाज जी आपने सवाल उठाया, प्रवाज जी आपने सवाल उठाया, संजय जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। संजय जी बात रखें। झारखंड की युवा की बात अभी हमारे मित्र प्रवक्ता कर रहे थे, तो मुझे आवाज सुनाई पड़ रहा है झारखंड की युवाओं का। वो हमसे पूछ रहे हैं हमारी पार्टी से जी कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किए 2014 में। आपसे पूछ रहे हैं? हाँ, हमसे मतलब हमारी पार्टी से पूछ रहे हैं। मतलब वही आपकी पार्टी से? बिल्कुल। तो झारखंड के हिस्से में कितना रोजगार मिला? 2 करोड़ प्रतिवर्ष में। 10 करोड़ रोजगार का सृजन होना चाहिए था और 20 करोड़ होना चाहिए था 10 साल में। उसमें झारखंड के युवाओं को कितना रोजगार मिला? देखिए, राष्ट्र एक बहुत बड़ा एक संस्था है। बिल्कुल। उसमें राज्य एक संवैधानिक संस्था है। तो राज्य के जो युवा हैं, अगर वो पूछते हैं राष्ट्र की सरकार से कि हमारी नौकरी कहाँ है, तो राष्ट्र की सरकार की भी जवाबदेही बनती है जवाब देने का। और इस राज्य के किसान पूछ रहे हैं कि हमारा आय दोगुना क्यों नहीं हुआ 2024 तक। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अगर इस भ्रम में है कि अपने 2019 के दंभ और गुरूर को दोहराकर जीतेगा, तो शायद उसको मात खानी पड़ेगी फिर से, क्योंकि उसको टटोलना पड़ेगा नब्ज गांव में, देहात में। जो इस बार महिलाओं का जो मर्म समझा है, उस सरकार का जो पकड़ है, उस पकड़ को देखना पड़ेगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं जानता हूं इस बात को, मुझे फीडबैक मिलना शुरू हो गया अधिकारियों से, बहुत सारे लोगों से जो क्षेत्र में बता रहे हैं कि बहुत उत्साहित है महिलाएं, क्योंकि उनके जीवन का सबसे बड़ा इस राज गठन के बाद एक परिवर्तन में एक झलक उनको दिखा है कि शायद कोई सरकार आया 2000 के बाद 24 में जो उनके लिए सोचा और सीधे सोचा डीबीटी के सरकार के कार्यकाल के 57वें महीने में। तो 24 उससे मतलब नहीं है, ये अवसर तो बीजेपी के पास था। आपके पास प्रतुल जी 19, देखिए बीजेपी के पास था 14 से 19, लेकिन अडानी के पावर प्लांट लगाने के अलावे कुछ सोचने का फुर्सत मिला। उन्होंने तो ऊर्जा नीति का भी संशोधन कर दिया, अडानी का पावर प्लांट लगाया और जो अनिवार्य था एक हिस्सा देने का उत्पादित बिजली का झारखंड को, उसको भी अलाउ कर दिया कि वो बांग्लादेश। बिल्कुल जवाब देंगे आप। और बांग्लादेश प्रधानमंत्री गए थे तो समझौता क्या हुआ था कि अडानी का पावर प्लांट लगेगा। ये पूरे खेल को समझिए, झारखंड समझता है। और जिनका जमीन वहां लूटा गया, कौड़ी के भाव से अर्जित किया गया, वो भी समझते हैं। देखिए, बात को इतना सहज रूप से स्टूडियो में कर देना आसान होता है। जब हमारे दोनों प्रवक्ता बैठते हैं तो जिस तरह का नैरेटिव बनाते हैं, लगता है कि
इनको एक एक गांव का खबर है, गांव का खबर इनके पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गांव देहात का मूड तो इनको 24 में लोकसभा के इलेक्शन में पता चल गया था। संजय जी बोर्ड निगम जब ये आरोप लग रहे हैं, जवाब लेंगे। मैं जवाब दूं? जी, भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। संजय जी अब जवाब सुन लेते हैं, अब जवाब सुन लेते हैं। कभी खत्म नहीं होगा ना। जी, बात जब आप रिपोर्ट जब पढ़ते हैं आएंगे तो हम बोलते नहीं हैं। आएंगे आपके पास संजय जी, बिल्कुल आएंगे। आपने गंभीर सवाल उठाया, जवाब सुन लेते हैं। प्रभात जी जवाब सुन लेते हैं। मेरे समय शोर ठीक है आएंगे आपके पास। आपने सवाल उठाया, उसका जवाब सुन लेते हैं। मैंने तो संजय जी को एक बार इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन ये सुर पकड़ रहे हैं। अब क्या है ना, 12 से 9 पर आ गए, अब किस बात का संजय जी? ठीक है, आपने गंभीर सवाल उठाया, उसका जवाब भी सुन लेते हैं। हम तो जनता के सामने विनम्र रहते। गुरूर तो उनको होता है जो वंशवादी पार्टियां होती हैं, जिनके यहाँ एक ही परिवार के हाथ में पार्टी की बागडोर पिछले 50-60 वर्षों से हो। कोई अगर अध्यक्ष बनता है तो इसी पार्टी के कहने पर बनता है, वहां गुरूर होता है साहब, वहां दम होता है। युवराज हम नहीं कहलाते हैं, युवराज आपकी पार्टी के कौन कहलाते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं। देखिए 2-3 चीजें इन्होंने कही। सबसे पहले कही, मुझे इंटरप्ट नहीं करेगा कोई। देखिए इन्होंने सबसे पहले कहा कि मुझे अधिकारियों से फीडबैक मिल रहा है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी फीडबैक मिल रहा है, तो ये तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है कि कैसे इनको अधिकारी फीडबैक दे रहे हैं कि बहुत उत्साह है महिलाओं में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कौन अधिकारी से कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता फीडबैक ले रहे हैं? ये तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इसमें। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि हमें अधिकारियों से फीडबैक मिल रहा है, यानी जो हमारा आरोप था कि ब्यूरोक्रेसी पूरे तरीके से एक छोटा वर्ग उसका जो है वो इशारों पे नाचता है सरकार का, उसको कांग्रेस का आदरणीय प्रवक्ता ने अभी प्रूव कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी मैंने मुझे समाप्त करने दे, मुझे समाप्त इस बात का काउंटर आप रखिएगा, आएंगे आपके पास। इस योजना के लागू होने के बाद बोलने आपकी आदत ट्विस्ट करने की बनेगा। आप एक आपके पास आएंगे, आप उसका काउंटर रखिए। 5 मिनट जवाब दीजिएगा ना। आप एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा आपने क्या कहा। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी का वादा था। एक बार मोदी जी को स्टेटमेंट को प्ले करके देख लीजिए। रोजगार और स्वरोजगार की बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट पर चल जाइए। 43 करोड़ मुद्रा लोन हम लोगों ने अभी तक उपलब्ध कराया है यहाँ के युवाओं को, और 30 करोड़ लोन अकाउंट है जिन्होंने एक बार लिया, और 13 करोड़ लोन अकाउंट ऐसे जिन्होंने दोबारा लिया। तो आप सोचे कि कितने लोगों को हम लोगों ने स्वरोजगार दिया। और इस सरकार की कथनी और करनी का अंतर आपको दिखाता हूं मैं। 21 अक्टूबर 2019 का माननीय मुख्यमंत्री जी का एक्स पर किया पोस्ट, आयुष मेरा संकल्प है अनुबंध कर्मियों को दूंगा उनका अधिकार, मैं झारखंड से अनुबंध कर्मी शब्द को ही हटा दूंगा। मेरी सरकार में हर एक झारखंडी सम्मान से अपना जीवन जी पाएगा। कौन से अनुबंध कर्मी परमानेंट हो गए? जो सहायक पुलिसकर्मी थे 100% आदिवासी मूलवासी, कोई बाहर से आयातित लोग नहीं थे जो मुख्य धारा से भटक नहीं जाए, इसलिए उनको हमारी सरकार ने अपॉइंट किया था। जब वो हक मांगने निकले तो इस सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई। जब पारा शिक्षक, जो सरकार कहती है कि हमने इनके साथ समझौता कर लिया, जब वो हक मांगने निकले उनको लाठियों से पीटा गया। जेपीएससी परीक्षा में मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से 18 कैंडिडेट बरहेट से एक सीरियल में पास हो गए, और जो वित्त मंत्री माननीय उनके क्षेत्र से 17 छात्र जो है जेपीएससी के पीटी में पास कर गए सीरियल वाइज। उनका जब विरोध कर रहे छात्र निकले तो उनको डीसी आवास के सामने इसी बेरहम सरकार ने पीटा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को कौन भूल सकता है, बिरसा चौक में इसी क्रूर सरकार ने पीटा। और जेपीएससी का जो मैं आपको बता रहा हूं ना, 18 लोग सीरियल में पास हो गए थे, और जो लोहरदगा से 17 लोग पास हुए थे। फैंटास्टिक आंसर था इनके जेपीएससी का। पहले जेपीएससी पे जब हंगामा हुआ, उनसे प्रश्न किया गया तो जेपीएससी ने जवाब दिया साहब कि सबकी आंसर कॉपी गुम हो गई थी, इसलिए हमने सबको पास कर दिया। जब फिर से हंगामा बढ़ा तो इसी लिहाज में फेल कर दिया, और इस बार सबका रिजल्ट को हटा दिया। कहा कि नहीं साहब नहीं मिले आंसर कॉपी, इसलिए फेल कर दिया। टकेसर खाजा टकेसर भाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली यहाँ कहानी है। ये सरकार जो कहती है वो डेफिनेटली नहीं करती। कौन सा इन्होंने अभी तक अधिकार दिया? अनुबंध कर्मियों को इन्होंने कहा था सबको परमानेंट कर देंगे। कौन से अनुबंध कर्मी परमानेंट हुए? इस सरकार ने माननीय विधायक अनंत ओझा जी के प्रश्न पर जो दिसंबर था उसमें उत्तर देते बताया था कि हमने 11,300
44 नौकरियां दी है दिसंबर 2024 तक। उसके बाद 2-3 हजार नौकरियां अगर बहुत होगा तो दी होगी, और 11,344 मायूष वो नौकरियां भी शामिल थी, 3,000-4,000 पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की, जिन्होंने सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़कर अपने मुकदमे को जीता था। सरकार ने तो पग पग पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विरोध किया था पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों की, लेकिन बेशर्मी की हद देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने पूरे पन्ने का विज्ञापन निकाला, युवाओं को हमने दिया अधिकार, जो कहा कर दिया, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति। अरे साहब, एक बार तो देख लेते कि सुप्रीम कोर्ट में आपके वकीलों ने किस कदर विरोध किया था पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति की। और हम बात करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम फटकार इनको 18। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है प्रतुल जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। आजसू ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आजसू पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, रामगढ़ से सुनीता चौधरी को मिला है टिकट। इस वक्त की बड़ी खबर, आजसू पार्टी ने जारी की अपने प्रत्याशियों की सूची। सिल्ली से सुदेश महतो लड़ेंगे चुनाव, इस वक्त की बड़ी खबर। लोहरदगा से नीरू शांति भगत को मिला है टिकट। लगातार हम आपको बता रहे हैं, आजसू ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। एक एक कर हर नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गोमिया से लंबोदर महतो को मिला है टिकट। जुगसलाई से रामचंद्र सहिस को मिला है टिकट। इस वक्त की बड़ी खबर, सूची जारी कर दी गई है आजसू पार्टी की ओर से। एक एक कर हर एक प्रत्याशी के बारे में आपको जानकारी देंगे। रामगढ़ से सुनीता चौधरी को मिला है टिकट, इस वक्त की बड़ी खबर। सिल्ली से सुदेश महतो को मिला है टिकट। लोहरदगा से नीरू शांति भगत को मिला है टिकट। जुगसलाई से रामचंद्र सहिस को मिला है टिकट। पाकुड़ से अजमल इस्लाम को मिला है टिकट। मांडू से निर्मल महतो को मिला है टिकट, इस वक्त की बड़ी खबर। ईचागढ़ से हरिलाल महतो को मिला है टिकट। पाकुड़ से अजहर इस्लाम को मिला है टिकट, इस वक्त की बड़ी खबर। आजसू ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। एक एक कर हर एक उम्मीदवारों के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रामगढ़ से सुनीता चौधरी को मिला टिकट। सिल्ली से सुदेश महतो को मिला है टिकट। सुदेश महतो सिल्ली से लड़ेंगे चुनाव। लोहरदगा से नीरू शांति भगत को मिला टिकट। गोमिया से लंबोदर महतो को टिकट मिला। आपको बता दें, ये आजसू पार्टी की पहली सूची है। 8 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। जुगसलाई से रामचंद्र सहिस को मिला है टिकट। मांडू से निर्मल महतो को मिला है टिकट। इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता राकेश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, बड़ी खबर, आजसू पार्टी ने अपने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 8 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। हमारा संपर्क हमारे संवाददाता राकेश से टूट गया। हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं, सिल्ली से सुदेश महतो को टिकट मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आजसू पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। लोहरदगा से नीरू शांति भगत को टिकट मिला है। गोमिया से लंबोदर महतो लड़ेंगे आजसू की टिकट पर चुनाव। जुगसलाई से रामचंद्र सहिस को मिला है टिकट। मांडू से निर्मल महतो को मिला है टिकट। ईचागढ़ से हरिलाल महतो को मिला है टिकट। तो हमारे साथ संवाददाता राकेश एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, आजसू ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 8 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, कल ही आजसू प्रमुख सुदेश महतो से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि
1 से 2 दिनों के अंदर में प्रत्याशियों को जो पूरी सूची है वो जारी हो जाएगी। हालांकि 2 प्रत्याशियों को अभी उनकी सूची जारी नहीं की गई है। 8 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। सिल्ली से अगर हम बात करें तो आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो वहां से चुनाव लड़ेंगे। रामगढ़ से सुनीता चौधरी, लोहरदगा की बात करें तो वहां से नीरू शांति भगत को उम्मीदवार एक बार फिर बनाया गया है। हालांकि चर्चा उनके जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं देवशरण भगत उनको लेकर भी हो रही थी, लेकिन फाइनली पार्टी ने नीरू शांति भगत पर ही मुहर लगाया है। उसी तरह अगर गोमिया की बात करें तो ये पहले से तय माना जा रहा था। लंबोदर महतो वहां पहले से भी चुनाव लड़ते रहे, इस बार भी पार्टी ने उनको वहां से प्रत्याशी बनाया है। दुखसुलाई से रामचंद्र सहीस हैं, मांडू से निर्मल महतो, तिवारी महतो के नाम से जाने जाते हैं। और ईसागढ़ की अगर बात करें तो वहां से हरेलाल महतो, इससे पहले भी हरेलाल महतो जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं। पाकुड़ की बात करें तो अजहर इस्लाम है और ये 8 नाम है। आप कह सकते हैं कि आजसू की ये पहली सूची जिसमें 8 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। शेष दो प्रत्याशी बच गए हैं। संभवतः कल देर शाम तक उनके नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। आयुष। हाँ बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता राकेश ने तमाम जानकारी आजसू पार्टी के उम्मीदवारों की सूची को लेकर आपसे साझा की है। पहले सूची में 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। दो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है, मतलब 10 में से 8 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तो आजसू ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर ली। आजसू पार्टी का ही पहले रुख कर लेते हैं। 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। इस सूची के बारे में क्या कहेंगे, कितना मंथन हुआ, कौन कौन से उम्मीदवार कैसे हैं, सब तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। प्रभात जी। आयुष, सबसे पहले तो मैं सूची में जो लिस्ट में सारे प्रत्याशियों को अग्रिम शुभकामना देता हूं। आइए, झारखंड की जनता की आकांक्षा को पूरा करने के लिए ये कटिबद्ध हैं। हमारे शीर्ष के नेता इसमें मंथन क्या, ये हम लोग लगातार जनता के साथ जुड़े हुए थे और हम एनडीए के फोल्डर में हैं और हमारे पास जितने हिस्से की सीट आई थी और हमारे सारे प्रत्याशी माननीय अध्यक्ष जी के साथ साथ में और जितने प्रत्याशी की अभी जो घोषणा हुई, ये सारे मिलके हम लोग जो एक झारखंड नवनिर्माण का जो संकल्प लिए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चुनाव पे जा रहे हैं। ये तो स्पष्ट हो गया। अब देखिए, बीजेपी ने भी लगभग सारा लिस्ट कल जारी कर दिया था। आजसू पार्टी 2 नाम बीजेपी के भी बचे हैं, 2 नाम आजसू के भी बचे हुए हैं। लेकिन आप देख लीजिए, नंबर के साथ ये बोला जाता है कि हम झारखंड की जनता की सेवा करने के लिए कितने तत्पर हैं और कोई हम भ्रम का चादर नहीं। आज अभी इनके तरफ से तो अब मैं आरोप प्रत्यारोप के नहीं, ये इनकी अपनी एक व्यवस्था है, इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जो अलग अलग बजते हैं। तो इस पर मैं यही बोलूँगा और मैं बोलूँगा और आपके टीवी से अपील भी करूँगा कि देखिए, झारखंड की जनता के लिए हम आपके सेवा करने के लिए आपके समक्ष हमारे सारे प्रत्याशी आ गए हैं और ये प्रत्याशी के साथ आपका सहयोग चाहिए, आपका चलिए बिल्कुल ताकि हम लोग जो आपकी उम्मीदें जो टूटी थी उस उम्मीदों को हम लोग पूरा करने के लिए वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है। आएंगे नहीं, संजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। संजय जी देखिए, बात कही, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, अब अगर हम बात कर ले, इंडिया ब्लॉक के सारे पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया जी, और सामने 0 सन्नाटा। देखिए, आप लोगों के ओर से अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय किया गया है। फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, चूंकि वक्त की कमी है। क्या बहुत जल्द वक्त नहीं आ गया कि अब रेस हो जाए, यानी कल दोपहर होते होते तक कम से कम पहली सूची तो जारी कर ही देनी चाहिए, या कांग्रेस हो या जेएमएम या आरजेडी? मुझे लगता है कि इस बार चुनाव जो है वो एनडीए लड़ेगा और जनता लड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे प्रत्याशी तो होंगे नहीं। हम लोग का तो तालमेल भी नहीं हुआ, गठबंधन भी नहीं हुआ, प्रत्याशियों की सूची भी नहीं जारी हुई। तो मान के चलिए कि आपके स्टूडियो में ये निर्णय हो गया कि नहीं, हम ये तो कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि वक्त आ गया, रेस हो जाइए। और उनको बेसिकली नामांकन दाखिल करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर वैसे सर्टिफिकेट देगा जैसे कि आपको
देखने को मिला था ये लोकसभा खींच में। नहीं चलिए फ्रस्ट्रेशन क्यों? इसलिए देखिए, हम जीत रहे हैं। कि हास्यास्पद आप स्थिति में जीत हम रहे लोग हैं। पहुंच गए हैं। संजय जी, और मैं यहाँ सीधे पर बोलूंगा, बोलूंगा, कम से कम संजय जी को झारखंड की जनता को माफी मांगते हुए इसीलिए समन्वय बना के जाके निर्वाचन आयोग को ये अपील कर रहे हैं, हम चुनाव पे नहीं जाने वाले हैं। एनडीए की सरकार को ले आएंगे। वाली बात नहीं है। अब आना जरूरी नहीं है, क्योंकि नहीं, बिल्कुल अरे आना जरूरी है और आपको दूल्हे का फूफा पार्टी मत की बनिए। बात अपनी रखना बातें बहुत रखिए। जरूरी है। नहीं आएंगे, नहीं, खाना नहीं खाएंगे, नहीं, आने की ये जरूरत दूल्हे के नहीं। फूफा बन गए। अरे आप जनता के ये कौन सामने सी बात है? नहीं दे सकते। ये ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करें। रतुल जी, ये चैनल को धमका रहे हैं। रतुल जी, ये रतुल शादी जी, में दूल्हे की फूफा की रतुल जी, भूमिका में रतुल जी, ऐसी बात ना करें। संजय जी, आप आपने चैनल स्टेटमेंट पे रखा है, कोई रतुल नहीं जी, है। समग्र आपका जवाब नहीं है। रतुल जी, आपने रतुल एक जी, प्रत्याशी की घोषणा की तो बताएं। रतुल जी, आखिरी समय शालीन व्यक्ति को कैसे घेरा जाता है? कौन शालीन दर्शक व्यक्ति? देख रहे हैं। हम नहीं है, झारखंड के ब्लैकमेलिंग दर्शक सुन है, रहे हैं। प्योर इनकी भाषा को ब्लैकमेलिंग हमने है। कहा, हमारी आने का भाषा अवसर नहीं नहीं है। आप चलिए। हमारी भाषा में बोल रहे हैं। आज तो कांग्रेस बोलने का को अवसर नहीं देते जो हैं। राजद आप के पर- प्रवक्ता ने चलिए, कहा वक्त खत्म हो बिजली चुका का है सट्टा गया है। और वो आज कैसी का बात है डिबेट, कि आज के चुनावी बहस जो था वो इस पर था कि इंडिया ब्लॉक में, कि मंडियों में इंडिया ब्लॉक में क्या सब कुछ ठीक है। राजद के प्रवक्ता ने हम बहस कर रहे थे, चुनावी बहस चल रही थी। इस दौरान ही बीच में आजसू पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई है। अब देखना यह है, इंतजार कल सुबह 11 बजे का है, सोमवार सुबह 11 बजे देखना है कि क्या होता है। आरजेडी क्या मानती है या राष्ट्रीय जनता दल अलग से चुनाव लड़ेगा, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर संजय सिंह जी जुड़े हुए थे। संजय जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और परवाज खान जी हमारे साथ आजसू पार्टी से जुड़े हुए थे। परवाज जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।